हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी महाराणा कुंभा की प्रारंभिक जीवन और उनकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम उनके सांस्कृतिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। महाराणा कुंभा न केवल मेवाड़ के एक सर्व प्रमुख राजनीतिक दृष्टि से महान शासक थे, बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उनका योगदान अप्रतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे कलाकारों के संरक्षक थे तो स्वयं भी एक उच्च कोटि के विद्वान थे। इनका संगीत और स्थापत्य कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे पहले हम इनका स्थापत्य कला के क्षेत्र में योगदान देखेंगे। इनके द्वारा निर्मित करवाए गए दुर्ग, इनके द्वारा निर्मित करवाए गए मंदिर, महल, स्तंभ इत्यादि की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले दुर्गों की बात करें तो मेवाड़ राज्य में ऐसा कहा जाता है कि कुल 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने इनका निर्माण सामरिक दृष्टि से करवाया, यानी सुरक्षा की दृष्टि से करवाया, क्योंकि मेवाड़ की सीमा पर एक और मालवा का बड़ा राज्य था, दूसरी ओर गुजरात का राज्य था, साथ ही विभिन्न राजपूत राज्य भी थे। तो ज़्यादातर दुर्ग जो हैं इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा और दक्षिणी सीमा पर हैं, क्योंकि दक्षिण में मालवा और गुजरात के राज्य मेवाड़ के बड़े कंटेंडर या विपक्षी राज्य थे। तो सुरक्षा की दृष्टि से इन दुर्गों का निर्माण करवाया, साथ ही अपने रहने की दृष्टि से भी इन दुर्गों का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया। बहुत से ऐसे दुर्ग भी थे जिनका नवीन निर्माण करवाया गया और बहुत से पुराने दुर्गों का नवीनीकरण भी कुंभा के द्वारा करवाया गया। सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यानी सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ के जो दुर्ग थे पहले से बने हुए थे, लेकिन इनका पुनर्निर्माण या इनका नवीनीकरण कुंभा के द्वारा करवाया गया। कुंभा ने जो दुर्ग बनवाए उनमें राजसमंद में स्थित कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसके अंदर कुंभलगढ़ के दुर्ग के भीतर कटारगढ़ जो ऊंचाई पर स्थित है, काफ़ी जगह वहाँ पर कुंभा ने अपने रहने के लिए राजप्रासादों का निर्माण भी करवाया गया। तो कटारगढ़ को दुर्ग के भीतर दुर्ग कहा जाता है। कहा जाता है कि कुंभलगढ़ में लगभग 40,000 लोगों के पीने के पानी की क्षमता वाला एक तालाब का निर्माण भी करवाया गया। इन दुर्गों में न केवल रहने के लिए महलों का निर्माण करवाया गया, लोगों के रहने के लिए घरों का निर्माण करवाया गया, सैनिक दृष्टि से दुर्गों का निर्माण करवाया गया, बल्कि धार्मिक कार्यों के लिए या धार्मिक दृष्टि से मंदिरों का निर्माण भी इन दुर्गों में करवाया गया। कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था। इसका नाम उन्हीं के ऊपर रखा गया। आबू में जब आबू की विजय कर ली कुंभा ने, तो वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और सिरोही की जो सीमा है उस पर बसंती दुर्ग का निर्माण भी सुरक्षा की दृष्टि से करवाया गया, क्योंकि उसी रास्ते से होते हुए गुजरात की ओर से आक्रमण और सिरोही के जो देवड़ा चौहान शासक थे उनसे भी सुरक्षा हो सकती थी। कोलन और बदनौर के निकट बैराट के दुर्गों की स्थापना भी कुंभा के द्वारा करवाई गई। साथ ही भोमट जो क्षेत्र है जहाँ भीलों की संख्या, भील बहुतायत में है, भील बहुसंख्या में है, तो उन भीलों पर नियंत्रण के लिए भोमट के क्षेत्र में भी अनेक दुर्गों का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया। इसके बाद अब हम महलों की बात करते हैं या राजप्रासादों की बात करते हैं। कुंभा के द्वारा जो राजप्रासादों का निर्माण करवाया गया, इनके खंडर या भग्नावशेष चित्तौड़ के दुर्ग में और कुंभलगढ़ के दुर्ग में उपलब्ध मिलते हैं। आज भी चित्तौड़ का दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर लोग वहाँ पर रहते हैं। तो निवास करने योग्य दुर्ग का निर्माण चित्तौड़ में करवाया गया था। इनके द्वारा जितने भी महल बनवाए गए उनमें एक चीज़ कॉमन है कि उनमें सादगी दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा इनका अलंकरण का प्रयोग इन राजप्रासादों के निर्माण में नहीं किया गया है और उपयोगिता की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। सौंदर्य की अपेक्षा उपयोगिता को इम्पोर्टेंस दी गई है। ये जो महल हैं इनमें विशाल कक्षों का निर्माण करवाया गया है, ऊंची छतें हैं और सुंदर झरोखों का निर्माण भी करवाया गया है।
इसके बाद हम मंदिरों की बात करते हैं। कुंभा के समय में जैन मंदिरों का निर्माण हुआ, शिव और विष्णु के मंदिरों का निर्माण हुआ। इससे प्रतीत होता है कि कुंभा के द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया गया। प्रसिद्ध जो मंदिर थे उनके अंदर पाली में निर्मित रणकपुर का जैन मंदिर प्रसिद्ध है। ये यहाँ संगमरमर से निर्माण करवाया गया है पूरा का पूरा। कैलाशपुरी में विष्णु मंदिर का निर्माण भी कुंभा के समय में हुआ। और चित्तौड़ का प्रसिद्ध कुंभशाम मंदिर जो है वो भी कुंभा के द्वारा बनवाया गया। अधिकांश जो मंदिरों का निर्माण हुआ उनमें शिल्पी गुजराती थे, इसीलिए स्थानीय जो शैली है उसका उसके जो उनके अंश हम इन मंदिरों के निर्माण में देख सकते हैं। कुंभा जो है उन्होंने अपने इष्ट देव शाम की भक्ति में कुंभ शाम मंदिर बनवाया। ये मंदिर पंचायतन शैली में बनाया हुआ है। इसके अतिरिक्त श्रृंगार गौरी का मंदिर भी बनवाया गया जो अपने सौंदर्य के लिए आज भी प्रसिद्ध है। एकलिंग जी का मंदिर बापा रावल ने बनवाया था, लेकिन कुंभा जो है उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसके अंदर नवीन निर्माण करवाया, नए मंडप बनवाए, तोरण बनवाए और कलश इत्यादि से इस मंदिर को अलंकृत करवाया। अब स्तंभों की बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग में कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया। इसका निर्माण लगभग 20 वर्ष तक चला, 1439 से 1459 ईस्वी तक। ये कहा जाता है कि इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी के ऊपर जो विजय प्राप्त की थी सारंगपुर के युद्ध में, उसकी स्मृति में बनवाया था, इसीलिए इसे विजय स्तंभ भी कहा जाना चाहिए। ये जो कीर्ति स्तंभ है इसकी योजना सूत्रधार जेता ने बनाई थी और साथ ही में इसके निर्माण में उसके पुत्र नापा और पूंजा का बहुत अधिक योगदान भी रहा। ये जो स्तंभ है 120 फुट ऊंचा है और इसकी जो चौड़ाई है वो 30 फीट है। इसके अंदर 9 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है। इसके मुख्य द्वार पर विष्णु की मूर्ति बनाई गई है, इसलिए इसे विष्णु ध्वज स्तंभ भी कहा जाता है। इसके अंदर जो देवी देवताओं की मूर्तियों की बहुतायत है उसकी वजह से इसे हिंदू पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियों का संग्रहालय या म्यूजियम कहा जाता है। डॉक्टर आर.पी. व्यास जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने कीर्ति स्तंभ को हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि बताया है। अब कुंभा के समय में संगीत कला के क्षेत्र में हुए जो विकास था उसकी बात करें तो कुंभा स्वयं उच्च कोटि का संगीतज्ञ था। उसने अनेक संगीत ग्रंथों की रचना की जिनके अंदर संगीत मीमांसा, संगीत राज और सुधा प्रबंध प्रमुख हैं। कुंभा के द्वारा संगीत पर आधारित ग्रंथ चंडी शतक की व्याख्या की गई। साथ ही गीत गोविंद जो ग्रंथ है उस पर भी उन्होंने टीका लिखी जिसका नाम रसिक प्रिया है। कुंभा के द्वारा संगीत रत्नाकर जो संगीत के क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके ऊपर भी उसके द्वारा टीका लिखी गई। कुंभा स्वयं वीणा बजाने में बहुत अधिक निपुण था। साथ ही इस समय जो मंदिर इत्यादि बनाए गए हैं वहाँ पर जो प्रतिमाओं का उत्कीर्णन किया गया है उनकी दीवारों, छतों इत्यादि पर, वहाँ पर बहुत सी संगीत मंडलियों, नृत्यकों, संगीत ग्रंथों, संगीत वाद्य यंत्रों इत्यादि का जो है अंकन किया गया है। इससे पता चलता है कि संगीत, नृत्य इत्यादि जीवन का एक अहम हिस्सा उस समय थे। एकलिंग महात्म्य जिसके एक बड़े भाग की रचना कुंभा द्वारा स्वयं की गई है, इसके अंदर भी राग रागिनी आधारित विभिन्न जो देवी देवताओं की स्तुतियाँ हैं उनका संग्रहण किया गया है। ये था इनका कला के क्षेत्र में योगदान। अब साहित्य के क्षेत्र में योगदान की बात करें तो कुंभा स्वयं विद्वान थे। उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था जिनमें मराठी, मेवाड़ी, कन्नड़, संस्कृत तथा गुजराती इत्यादि शामिल हैं। कुंभा नाटककार भी कहे जाते हैं क्योंकि जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें 4 नाटक कुंभा के द्वारा लिखे हुए होने का वर्णन मिलता है। हालांकि उनके द्वारा लिखित ये जो नाटक हैं उनकी प्रतिलिपि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। एकलिंग महात्म्य में वर्णन किया गया है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद और व्याकरण का अच्छा जानकार था। इससे पता चलता है कि कुंभा एक बहुत ही बड़े विद्वान थे।
कुंभा ने केवल स्वयं विभिन्न ग्रंथों की रचना की, बल्कि विभिन्न जो विद्वान थे उनको भी अपने यहाँ अपने दरबार में आश्रय दिया। इनमें मंडन नामक शिल्पी विशेष था। मंडन के द्वारा वास्तुकला से संबंधित देवता मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन आदि ग्रंथों की रचना की गई। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी भी लिखी। ये भी वास्तुकला पर लिखा गया ग्रंथ है। उसका जो बेटा था मंडन का, गोविंद, उसने उद्धार धोरणी, कला निधि और द्वार दीपिका आदि ग्रंथों की रचना की। तो इस प्रकार से कुंभा के समय में मंडन और उसके जो संबंधी थे, उसके भाई और उसके बेटे, उनके द्वारा अनेक ग्रंथ वास्तुकला पर लिखे गए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना है कुंभा के समय में अत्रि, कवि और महेश के द्वारा की गई। वहीं एकलिंग महात्म्य का शुरुआती भाग कुंभा ने स्वयं लिखा, लेकिन इसे पूरा करने का श्रेय कान्ह व्यास को दिया जाता है। कान्ह व्यास कुंभा के समय का वैतनिक राजकवि भी था। कुंभा के समय में अनेक जैन विद्वान हुए जिन्होंने भी अनेक ग्रंथों की रचना की। इनके अंदर सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी और सोमदेव इत्यादि उल्लेखनीय हैं। कुंभा के समय में मेवाड़ी भाषा को भी राजाश्रय प्रदान किया गया और जितने भी राजकीय आदेश दरबार से जारी होते थे और ताम्रपत्र जारी होते थे, उनमें मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कुंभा के द्वारा न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि मेवाड़ के सांस्कृतिक उत्कर्ष में भी अपना अहम योगदान उनके द्वारा दिया गया है। कुंभा का जीवन जो है उसके अंतिम वर्षों में उन्हें वह मानसिक उन्माद नामक रोग से ग्रसित हो गए थे और इसकी वजह से अपना ज़्यादातर समय जो है एकांत में बिताने लगे थे और ईश्वर के ध्यान में व्यतीत करने लगे थे। ऐसे ही एक समय में कुंभलगढ़ के दुर्ग में जो भाणदेव का मंदिर है, वहाँ पर बैठ कर के और ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। तो उनके बड़े पुत्र उदा या उदयकरण ने 1468 ईस्वी में एक कटार से उनकी हत्या कर दी। राणा कुंभा जो है मेवाड़ की जो ये सर्वोत्तमुखी उन्नति हुई, उसमें इस सर्वोत्तमुखी उन्नति का अंत कुंभा के साथ में ही हमें दिखाई देता है। कुंभा को एक महान शासक कहा जा सकता है जिसने अनेक क्षेत्रों की विजय प्राप्त की, मेवाड़ का जो है राजनीतिक विस्तार किया, महान सेना अध्यक्ष कहा जा सकता है, महान निर्माता कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा मेवाड़ में जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया और उन्हें वरिष्ठ विद्वान कहा जाता है।